नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के कारण जो है हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अभी जो है एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा इस बार वीडियो जो है स्पीड अप करेंगे और जल्दी ही जो है इस टॉपिक को यानी भाषा शिक्षण को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान। ओके, तो पहले इस टाइटल को समझो, शीर्षक को क्या करना है, हमको समझना है। भारतीय संविधान यानी एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यानी नियम। ओके, भारतीय संविधान एक जो डॉक्यूमेंट है उसके अंतर्गत हिंदी का काम क्या है और वह जो संविधान है जो लिखा हुआ है वह हिंदी के बारे में क्या बताता है कि हिंदी को किस तरह से जो है काम में लाना चाहिए, उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है पूरा डिटेल हमें कहाँ मिलने को मिलेगा, वह जो है भारतीय संविधान में हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसा समझो, आपको यहाँ पे एक उदाहरण से समझाऊंगा। समझिए, एक स्कूल है। ओके, एक स्कूल के अंतर्गत जो है प्रिंसिपल होता है। पहले तो क्या है, प्रिंसिपल है, उसके बाद जो है टीचर्स है अलग अलग सब्जेक्ट के, फिर बाद में असिस्टेंट जो है असिस्टेंट होता है और उसके बाद रजिस्ट्रार होता है। ओके, रिकॉर्ड असिस्टेंट होता है। इसके बाद जो है प्यून भी होता है, अभी हम उसे सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इन्हें इंस्ट्रक्शन कौन देगा एक स्कूल में, जो सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से जो उस संस्था को अगर चलाना है तो वह कौन देगा, वो प्रिंसिपल जो है इसका बॉस है। तो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट क्या काम करना चाहिए इसके बारे में जो कभी भी सूचनाएं कौन देते रहता है, वो भी प्रिंसिपल रहता है। और टीचर जो है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत कहाँ तक सब्जेक्ट जो है अध्याय जो है कंप्लीट हुए उसके बारे में उसके ऊपर चर्चा करना, फिर उसके लिए और कुछ नया करने के लिए कौन सूचित करेगा, यह भी प्रिंसिपल ही बताएगा। ओके, तो वो देखभाल करते रहता है। ऐसे ही भारतीय संविधान जो है हिंदी के बारे में बताता है कि हिंदी का स्थान क्या है, कि आपको क्या करना चाहिए और उसको हिंदी का उपयोग कहाँ पे लाना चाहिए और कहाँ पे नहीं लाना चाहिए, और हिंदी का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं हो रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमें इस जो है संविधान में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समझिए, भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान मतलब हिंदी का क्या काम है, उसमें कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, उसी की चर्चा यहाँ पे होती है। और वह कब आई है, कैसे आई है, ये भी यहाँ पे बताया जाता है। हमको जो है देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। यही बात है दोस्तों, इस शीर्षक की बात आपको मैंने समझा दी है। तो देखिए, वही बात हमको जहाँ पे पढ़ते समय देखने को मिलेंगी। पहला देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान, हिंदी का स्थान क्या है भारतीय संविधान में, वो एक संघ की राजभाषा के रूप में है, यानी संघ की राजभाषा है। भारतीय संविधान में क्या है, वो संघ की राजभाषा। मैंने स्कूल में बताया, स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा प्रिंसिपल। ओके, एक स्कूल में प्रिंसिपल का स्थान है, कोई व्यक्ति है समझो, कोई समीर है, समीर का स्थान स्कूल में क्या है, तो समीर का स्थान स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, और राजू का स्थान क्या है समझो, तो राजू का स्थान जो है फिजिक्स टीचर के तहत है या हिंदी टीचर, ऐसा। तो संविधान में जो है हिंदी का स्थान क्या है, तो हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। इसका मतलब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के रूप में हमें देखने को मिलता है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। देखिए, संविधान में कहां भी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। ओके, वो राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी कब लागू हुआ, तो देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद इस आर्टिकल के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को केंद्र सरकार के कामकाज या राजभाषा, दोनों का अर्थ एक ही है, इस चीज को समझो, राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। तो कब दी है और किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो है हमें कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता मिली है संविधान में, तो वो है 14 सितंबर 1949 जो है तारीख है, उस समय जो है यह मान्यता हमें मिलनी थी। ओके, यह प्रशासनिक कार्यों में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में क्या करेंगे, प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो हिंदी का स्थान क्या है, तो यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम करती है। हिंदी क्या काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जो है काम करती है। उसकी उस भाषा का यानी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे काम लिया जाता है, ऐसी बात यहाँ पे है दोस्तों, आपको समझ में आ जाने चाहिए।
यानी रियल एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे काम लेना चाहिए ना, सबके लिए समझो एक संघ है, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो उसको एक जो है मीडियम लैंग्वेज सभी को समझ में आने की जो भाषा होती है वो हिंदी बैठी हुई है, तो उससे क्यों ना काम में लिया जाए, यही है दोस्तों कहने का मतलब। ओके, तो देखिए ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया हिंदी जो भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान क्या है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 जो अनुच्छेद है वह भी आपको हम डिटेली समझाएंगे। उससे पहले देखिए अलग अलग देशों में जो है राजभाषा अलग अलग तरह से काम करती है। कहीं किसी देश में जो है एक से अधिक जो है राजभाषाएं हैं, एक से अधिक क्या है राजभाषा है, और किसी देश में एक ही राजभाषा है। ओके, एक ही क्या है राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या है, सरकारी कामकाज में आने वाली भाषा को ही राजभाषा कहते हैं, इसे याद रखना है। ओके, देखिए दोस्तों ये जो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा तुरंत ही हम क्या कर रहे हैं, तो तुरंत ही जो है हम एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, वो मिस मत कीजिएगा। ओके, तो देखिए राज यानी सरकारी, राजभाषा का मतलब क्या है सरकारी भाषा और भिन्न भिन्न देश, यानी मैंने बताया आपको अलग अलग देशों में 2 या 2 से अधिक भी राजभाषा है, किसी देश में एक ही राजभाषा है, अलग अलग भाषाएं होते हुए भी एक राजभाषा होती है, वही समझेंगे यहाँ पे। देखिए ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भिन्न भिन्न देशों में राज्य या सरकारी भाषा संबंधित अवस्थाएं अलग अलग होती है, यानी स्थितियां जो होती है अलग अलग, हर देश की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, यही बात है। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ क्या है समझ सकते हैं, छोटे छोटे देशों में वहाँ के निवासियों की मातृभाषा ही वहाँ की राज्य या सरकारी भाषा होती है। देखो कोई छोटा सा देश है तो वहां पे क्या होता है, समझो हम तेलंगाना को ले लेंगे, तेलंगाना ही एक देश है समझो, तो यहाँ पे अलग अलग भाषाएं तो कम देखने को मिलती है, तो हमारी राजभाषा क्या है तेलुगु है ना, तेलुगु क्या है हमारी राजभाषा हो जाती है, यही इसका अर्थ वही है। यानी छोटे छोटे देशों में वहां के निवासियों की मातृभाषा वही होगी और सरकारी भाषा भी होती है, वही मातृभाषा होती है और वही भी सरकारी भाषा होती है। जैसे हमारे तेलंगाना की मातृभाषा क्या है हिंदी तेलुगु है और राजभाषा भी क्या है तेलुगु है। जैसे हम देख सकते हैं अलग देश के बारे में, भूटान, फिनलैंड, आइसलैंड, पनामा आदि, ये देशों को अब देखेंगे तो क्या है वो उनकी जो मातृभाषा है वही क्या है राजभाषा है। ओके, समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, कई बड़े देशों में अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यानी एक क्षेत्र में दूसरी भाषा बोली जाती है और एक क्षेत्र में और एक भाषा बोली जाती है। ओके, तो भिन्न भाषाएं भिन्न होती है, परंतु वहां की राजभाषा एक होती है। वहां की राजभाषा क्या होती है, एक ही होती है। जैसे कि हमारे पास भी है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग भाषा होती हुई भी हमारी जो राजभाषा क्या है हिंदी है ना, वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमारी भाषा हिंदी कैसी हुई, इस बात को समझना। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के भिन्न भिन्न राज्यों में की अलग अलग भाषा है, यानी भिन्न भिन्न जो भी राज्य है उसकी अलग अलग भाषा है, परंतु राज्य या सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, वो अंग्रेजी है बेटा। क्या है, अंग्रेजी ही उनकी सरकारी कामकाज की भाषा है। बहुत सारी भाषाएं फिर भी एक ही काम करने वाली भाषा है, वो कौन सी है, अंग्रेजी। वैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, परंतु वहां की राज्य सरकारी भाषा जो है अंग्रेजी है, इनकी जो भी भाषा है यह भी अंग्रेजी ही है। दक्षिण अमेरिका में अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, परंतु वहां की राज्य या सरकारी भाषा क्या है, स्पेनिश है बेटा। देखिए समझ में आ रहा, यानी कोई भी देश देखिए अलग अलग भाषा होते हुए भी सरकारी भाषा के तहत एक ही भाषा काम करती है। हमारे पास भी अलग 22 भाषाएं हैं संविधान में, जो है 22 भाषाओं को हम देखते हैं, और उसमें से जो किस भाषा का हम महत्व देते हैं तो वह जो है हिंदी जो हमारी है राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस बात को याद रखना है, इसी को समझने के लिए समझाने के लिए जो है इन उदाहरणों को हम आपको समझा रहे हैं। कुछ ऐसे भी देश पाए जाते हैं जहां एक से अधिक राज्य या सरकारी भाषाएं होती है। देखो एक तो अलग अलग भाषाएं होती हुई भी एक ही राजभाषा हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से दो भी राजभाषाएं। तो कुछ ऐसे देश है जैसे कि कनाडा, देखिए कनाडा अंग्रेजी और फ्रेंच दो जो है उनकी राजभाषा है। किनकी, कनाडा की 2 राजभाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ओके, 2 राज्य सरकारी भाषा। और क्यूबेक में जहां फ्रांसीसी जनसंख्या अधिक है, फ्रांसीसी जनसंख्या अधिक है, राजकाज फ्रेंच में होता है। जो क्या है, राजकाज का मतलब जो काम होता है वो फ्रेंच भाषा में ही होता है, तथा शेष
कनाडा में है, ओके, कनाडा में जहां अंग्रेजों की आबादी है, जहां क्या है, अंग्रेजों की आबादी है, इसलिए वहां पे किसका होता है काम, अंग्रेजी में होता है। देखिए यहाँ पे एक के तो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में जो है यहाँ पे काम हो रहा है, इस चीज को आपको देखना है। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या 3 प्रकार के लोगों में विभाजित होने के कारण वहां की 3 राजभाषाएं, कहाँ के, स्विट्जरलैंड की जो है 3 राजभाषाएं, उसमें जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन जो है उनकी 3 राजभाषाएं। तो आप समझ गए कि हर देश की जो स्थिति होती है अलग अलग होती है, उस स्थिति के अनुसार ही जो है उनकी राजभाषाएं होती है। तो भारत में भी अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी एक ही जो है यूनियन भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कामकाज की भाषा कौन सी है, तो वह जो है हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। यह कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमें भारतीय संविधान में जो है इसके संबंधित अनुच्छेद हमको देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया जो राजभाषा किसे कहते हैं, और अलग अलग देश में राजभाषाएं कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है क्या, कभी भी आपको डाउट आता होगा, यानी बिना पढ़े पहले ही पता होगा कि हर देश की एक ही राजभाषा होती है। भाई जैसे हमने दक्षिण अमेरिका, ये अंग्रेजी होगी यार, ऐसा नहीं है ना, स्पेनिश है वहां पे। इस तरह से जो है आपको समझने के लिए यहाँ पे हमने उदाहरण दिए थे। देखिए अभी भारतीय संविधान में हिंदी क्या है, किस तरह से काम करती है, और हिंदी का स्थान क्या है, वो कहाँ पे बैठी हुई रहती है, कहाँ कहाँ यानी किन किन क्षेत्र में काम जो है करती है, ओके, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में देखिए किस तरह से जो है भारतीय संविधान में हिंदी के बारे में बताया गया है, वही जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, ओके। तो हमने इससे पहले देखिए राजभाषा अलग अलग देश में अलग अलग होती है, वो तो देख चुके। देखिए इससे पहले हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में हिंदी देखिए 1946 में कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों तथा कुछ स्वतंत्र सदस्यों को मिलाकर एक संविधान सभा जो है गठित की गई थी, ओके। कब, 1946, ओके। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो उसकी पहली बैठक जो है 9/12/1946 में को हुई थी। 2 दिन बाद वही जो बैठक जो है 11/12/1946 को इसकी दूसरी बैठक जो है बिठाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी जो अध्यक्षता जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो है कर रहे थे। इसी बैठक में तय किया गया था कि भारत के राजकाज की भाषा हिंदुस्तानी, देखिए पहले हिंदी नहीं शब्द था, तो ओके, जब हिंदी जब संविधान में जो है उसके बारे में लिखा जा रहा था, हिंदी के ऊपर जब चर्चा की जा रही थी, राजकाज भाषा यानी राजभाषा के बारे में जब चर्चा हो रही थी, तो पहले हिंदी शब्द नहीं था दोस्तों। पहले उन्होंने क्या, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने जो है हिंदुस्तानी शब्दों का इस्तेमाल किया था, ओके। राजकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी, ऐसा जो है इस बैठक में जो है बताया गया था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, ओके। इसमें कौन कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, और उसके साथ साथ ही जो है मुस्लिम लीग के भी जो लोग थे, क्योंकि 1946 में जो है दोनों भी मुस्लिम और पाकिस्तान को जाने से पहले दो भी वर्ग यहीं पे मौजूद थे, इसलिए इन दोनों की चर्चा यहाँ पे हो रही है, ओके। देखिए फिर बाद में क्या हुआ, 1947 में जो है संविधान सभा के चौथे सत्र, कब, चौथे सत्र हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी जोड़ने की सिफारिश की गई थी। यानी हिंदी से पहले कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था हिंदी भाषा के लिए, हिंदुस्तानी, ओके। इस शब्द को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं। कब, 1947 में, ओके, सिफारिश की गई। साथ ही इसे देवनागरी लिपि में लिखने की भी सिफारिश की गई है। पहले तो हिंदुस्तानी को हटा दिया जाए, वहां पे हिंदी को जोड़ा जाए, और लिखावट जो है किस लिपि में लिखा जाए, तो वह जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाए, ऐसा उन्होंने सिफारिश किया था। मगर देखिए मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए, ओके, और जाने के कारण संविधान सभा से अलग हो गए, यानी मुस्लिम लीग के लोग भी जो है संविधान सभा से जुड़े हुए थे, इसका मतलब, ओके। इसके बाद संविधान सभा की कई हंगामा खेज बैठक हुई, जिनमें नागरी लिपि और रोमन अंकों को जो है हिंदी अंकों के समांतर मान्यता मिली है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले तो जो है हिंदुस्तान की स्थान पे जो है हिंदी को जो है
जोड़ना चाहिए हिंदी शब्द को, ये सिफारिश की है। और किस में लिखा जाए, संस्कृत में या सॉरी तेलुगु जो लिपि है, तेलुगु की रोमन लिपि, अंग्रेजी नहीं, तो कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, जो हिंदी में लिखावट है अंकों का वह इस तरह से है, ओके, वह इस तरह से है, इस चीज को आप समझिए, ओके। तो इसको हटा देकर हमें कौन से अंकों का अपनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रोमन अंक कौन सा, 1 2 3 4 5, इस चीज को आज भी जो है हम हिंदी में इस्तेमाल करते, इसका प्रयोग जो है हम करते हैं, अभी भी हमको देखने को मिलता है। देखिए आगे हो क्या होता है, भाषा को लेकर संविधान सभा की बैठक 12 सितंबर से 14 सितंबर 1949 तक चलती है। किसे लेकर, भाषा को लेकर संविधान सभा की जो बैठक होती है भाषा को लेकर, इस डेट तक यानी दिनांक तक जो है वो चलती रहती है। फिर 14 सितंबर को क्या होता है, सभी पक्षों ने यानी हाँ बोल देते, सभी पक्ष क्या कहते हैं कि हाँ भाई हम उसे मानते यानी स्वीकार कर लेते हैं उसे, मुंशी अयंगर फार्मूला को स्वीकृति देते हुए, ये मुंशी अयंगर फार्मूला स्वीकृति देते हुए 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दी जाती है। तब से हम जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ओके। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो 14 सितंबर को ही मनाते हैं, इस बात को याद रखना है। तो ये मुंशी अयंगर फार्मूला क्या है, इसके बारे में भी हम फुल्ली आपको डिटेल बता देंगे इसके बाद में, ये जो टॉपिक हो जाएगा उसके साथ साथ ही इसी के ऊपर हम जो है चर्चा कर देंगे, ओके। चलिए आगे क्या होता है, देखिए हिंदी की स्थिति कैसी कैसी बदलती आ रही, यही है बेटा हिंदी संविधान जो है, संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, तो इस तरह की स्थिति थी। पहले हिंदुस्तानी थी बेटा, फिर बाद में जो है हिंदी बनी, फिर उसको देवनागरी लिपि में लिखने लगा, फिर बाद में उसे रोमन अंकों को एक्सेप्ट करने लगा, ऐसी सिफारिशें आती रही, ऐसे बदलता रहा, हिंदी जो है इस तरह से काम करने लगी है। आगे चलकर वो प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका उपयोग करके जो है उससे काम लिया जाता है। चलो कैसे लिया जाता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए मुंशी अयंगर फार्मूला है, क्या फार्मूला है, मुंशी अयंगर फार्मूला क्या है, इस चीज को समझ, यही है बेटा मुंशी अयंगर फार्मूला क्या है, यही अभी जो बता रहा हूं वही है। तो वो फार्मूला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक तथा संविधान के परिशिष्ट में अष्टम अनुसूची जो प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता देती है, वही जो है मुंशी अयंगर फार्मूला है। कौन कौन सी चीज है, अनुच्छेद 343 कौन की बात किया जाता है, और यहाँ पे संविधान के परिशिष्ट की बात की जाती है, और उसके साथ साथ जो है 8 यानी अष्टम यानी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है, वह सब मिलाकर जो है उसी को मुंशी अयंगर फार्मूला कहते हैं, ओके। तो अष्टम अनुसूची में अब 22 भाषाएं हैं, अब कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोंगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संताली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी और मलयालम जो है, इन भाषाओं को जो है अष्टम अनुसूचियों में रखा गया, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो ये कब कब आई वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ओके। देखिए संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। पहले कितनी भारतीय भाषाएं थी, तो पहले संविधान लागू हुआ तो तब कितनी, 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। पहले तो 14 भाषाएं थी। संविधान का 21वां यानी 21वां संशोधन हुआ। 21वां संशोधन कब हुआ, तो 21वां संशोधन जो है 1967 में जो है संशोधन हुआ है। इसके अंतर्गत सिंधी को, कब आई सिंधी, पहले 14 थे, फिर बाद में सिंधी आई तो क्या होता, 15 हो जाते हैं, ओके। इसके अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तब कितनी हो जाती है 1967 के बाद, वह 15 हो जाती है। देखिए आगे चलिए, फिर संविधान के 71वें संशोधन, पहले कितना 21वां संशोधन था, अभी 71 संशोधन में क्या हुआ, अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो नेपाली, ओके, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, यानी तीनों को जोड़ा गया। कोंकणी तो पहले 15 थे,
अभी ये 3 कितने हो जाते हैं, अभी 18 भाषाएं हो गए। कब तक, 1992 तक जो है 18 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में जुड़ी हुई थी 71वें संशोधन के साथ। अगला संशोधन कब होता है, देखिए अगला संशोधन जो है 92वें संशोधन कहते हैं। अगला संशोधन जो है 92वें संशोधन है और इसके अधिनियम के अंतर्गत 2003 में होता है के द्वारा इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है किन भाषा को जोड़ा जाता है, तो देखिए उसके अंतर्गत जो है मैथिली ओके, मैथिली और डोंगरी और बोडो, उसके साथ संथाली। तब कितने थे, तो वो हो गए थे 18, अभी ये 4 कितने हो जाते हैं, कितने होते हैं 22, कितने हो गए 22 भाषाएं हो गए। कितने भाषाएं जोड़े गए अभी तक, 22 भाषाओं को जो है 8वीं सूची के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में वर्णनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। ओके, भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, वही भारतीय भाषाएं जो है ये 22 भाषाएं है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमको, 344 और 351 के तहत हमको ये चीजें वहां पे देखने को मिलती है। समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में क्या होता है आगे देखिए। संविधान में हिंदी को राजभाषा पद मिला, कब मिला, 26 जनवरी 1965 तक साथ चलाए रखने की बात कही गई, पर यह अवधि बढ़ती गई। राजभाषा का पद तो मिला, मगर उसको 1900 हमने राजभाषा अधिनियम 1900 कितना दोस्तों 63 या 71 या कितना कमेंट में बता दीजिए। राजभाषा अधिनियम हमने पिछली वीडियो में देखा था, वह कौन से अधिनियम हुए थे और उनका संशोधन, एक अधिनियम में संशोधन हुआ था, वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपके ऊपर मैं वो छोड़ दे रहा हूं। तो वहां पे 1900 यानी 15 वर्ष के लिए ओके कहने की बात कही गई। राजनेताओं के ने क्या किया, संघ को 2 भाषाएं राजभाषाएं थी तब, कौन सी, एक तो हिंदी रहेगी और अंग्रेजी 15 साल तक उसके साथ काम करेगी हिंदी के साथ, फिर अंग्रेजी को 15 साल के बाद जो है हटा दिया जाएगा। यह चिंता जो है अहिंदी प्रदेशों को चिंता सताई जा रही थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। फिर आंदोलन करने के बाद क्या हुआ, राजभाषा अधिनियम जो है लाना पड़ा। वो अधिनियम जो है हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ओके, चलिए आगे क्या होता, देखिए यहाँ पे संविधान में हिंदी की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है। देखिए संविधान में हिंदी को कैसे कैसे जो है शामिल किया गया है। संघीय कार्य दोनों में किया जा रहा है। संघीय कार्य यानी जो यूनियन, हम क्या कहते हैं इसे, यूनियन यानी केंद्र सरकार का जो कार्य होता है वो 2 भी भाषाओं में हो रहा है, एक अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में हो रहा है। हिंदी राजभाषा भी है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों की राजभाषा भी है, यानी राज्य भाषा, राजभाषा नहीं राज्य भाषा। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है, तो हमारी जो है राज्य भाषा तेलुगु है। ओके, तेलुगु है, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, तो अष्टम अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं अपने अपने राज्यों में पढ़ाई लिखाई जाएगी और आचार व्यवहार का माध्यम होगी। ये राजभाषा हिंदी को अपने राज्यों में बढ़ावा देंगी। क्या करेंगे, अपने राज्यों में जो है बढ़ावा देगी। राज्यों के साथ संपर्क में केंद्र उनकी प्रांतीय भाषा तथा राजभाषा दोनों का प्रयोग करेगा। ओके, यह स्थिति केंद्र स्तर पर हिंदी कम, अंग्रेजी अधिक बोलबाला हो गया है आजकल। ओके, आदेश तो अंग्रेजी में होते और उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया जाता है। पहले हिंदी में जो है आदेश जारी नहीं करते, पहले अंग्रेजी में करते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद किया जाता है। वही पहले जो हिंदी में लिखा जाए फिर बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए तो कितना अच्छा होता है दोस्तों, फिर वैसा नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति। ओके, यही है उसकी स्थिति। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। फिर भारतीय संविधान के कहाँ पे, भाग 5, भाग 6, भाग 17, कितने भागों में संविधान जो है विभाजित है, ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा। उसी भाग में 5 और 6 और 7 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। उपबंध का मतलब नियम, कानून
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हिंदी का इस्तेमाल कब, प्रयोग कब होगा, कब नहीं होगा, उसी के बारे में जो है वहां पे हमको देखने को मिलता है। उसी को हम उपबंध कहते हैं। तो भाग 17 का शीर्षक क्या है? तो भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है दोस्तों। कभी भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी के बारे में जो भारतीय संविधान में जो है भाग 17 किस शीर्षक से जाना जाता है? तो वह है राजभाषा। ओके, इस भाग में 4 अध्याय, कितने अध्याय है? 4 अध्याय, और अनुच्छेद जो है 343 से 51 के अंतर्गत समाहित है। यही भाग हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 210 जिनमें संसद विधानमंडलों के भाषा संबंधी विवरण है, वो तो हो गया। उसके साथ साथ जो है इन 2 अनुच्छेदों को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इन अनुच्छेदों में जो है विधानमंडल और संसद में जो है कौन सी भाषा बोली जाए, यानी बात करने की स्वेच्छता मिल सकती है, उसके बारे में संबंधित जो विवरण है इसी अनुच्छेद में हमको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, हम तो यहाँ पे भाषा शिक्षण तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ भी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटी के जो है प्रश्न हमने यहाँ पे कवर कर लिए है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। बाकी के अनुच्छेदों को हम यहाँ पे आपको बताते हैं, और अनुच्छेदों को बताते हुए आपको समझाते हैं कि 351 अनुच्छेद तक क्या क्या दिया हुआ है हिंदी के बारे में। ओके, भाषा के बारे में। ओके, जो अनुच्छेद 120(1)(2) में देखिए क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है, क्या कहा गया है? संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। क्या होगा? संसद में या पार्लियामेंट में क्या काम कौन सा होगा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा, फिर उसमें इसी में आगे क्या है, इसी में यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है क्या करेगा? राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सभापति जो है उसे अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति देगा। तो अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति किसे देगा? जो सांसद है उसे वह अनुमति दे सकता है। यह हमें कहां पे देखने मिलता है सर? तो यह जो है 120 अनुच्छेद में जो है 1 में दिखाई देता है। अब वो प्रश्न पूछा जाएगा कि देखिए, सभापति जो है, राज्यसभा का सभापति जो है मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार जो है सभापति को है? तो वह जो अनुच्छेद है 120(1) जो है अनुच्छेद है, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, देखिए अनुच्छेद 120(2) उपबंध नियम में क्या है नियम? तो ये, जब तक संसद की विधि द्वारा, यानी जब तक संसद की जो काम होता है अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावित होगा, मानो अंग्रेजी शब्दों उसमें लोप कर दिया हो। इसका सरल शब्द है जो 15 वर्ष के बाद संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ऐसा जब हुआ आया था तब तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था तमिल में विशेषकर, और उसके बाद हमें राजभाषा अधिनियम लागू करना पड़ा, फिर संशोधन करना पड़ा, फिर से राजभाषा अधिनियम बनाना पड़ा, नियम बनाना पड़ा। यही भाई ये कहाँ बताया गया है? संविधान में तो जो है 120 अनुच्छेद 2 में हमको देखने को मिलता है। ओके, अनुच्छेद 210, संविधान के अनुच्छेद 210(1) में कहा गया, राज्य के विधान यानी असेंबली मंडल में कार्य राज्य भाषा की या राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। कहने का मतलब है, अभी हमारा तेलंगाना का असेंबली है, वहां पे जो कार्य किस में होगा? तेलुगु में ही होगा। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही जा रही है? तो 210 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये बात कही जा रही है। ओके, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषा में से किसी भी प्रकार विचार प्रकट कर सकता है। मातृ उपयुक्त यानी मतलब 22 भाषाओं में, ओके, या अपनी मातृभाषाओं में। इस चीज को जो है वह यहाँ पे बताया जा रहा है 210 अनुच्छेद में। देखिए, ये मुंशी आयंगर फॉर्मूला फिर शुरू होता है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? तो अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। ऐसा किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? इसका उत्तर 343 होगा दोस्तों, इस चीज को याद रखना। ओके, इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
जैसे ये भारतीय अंक है, ओके, इसका अंतरराष्ट्रीय रूप क्या है, यह है 1 2 3, ओके, लिखा जाएगा। ऐसा हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिखाई देता है? अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए उसका भी उत्तर जो है 343 अनुच्छेद ही होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा। तो प्रश्न यह बनेगा, अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह संकेत हमें देखने को मिलता है कि जो 15 वर्ष तक जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद, इसका भी उत्तर होगा 343 अनुच्छेद जो है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद जो है 44, 344। ओके, देखिए 344 जो अनुच्छेद है वह क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कितने वर्ष बाद? आरंभ के 5 वर्ष बाद। ओके, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344। दोस्तों, प्रश्न किस तरह से बनते हैं मैंने पहले के अनुच्छेदों में बता दिया, वही जो है हर अनुच्छेद से उस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आप उसको ध्यान में रखिए। तो विस्तार सुझाव देगा, उसी को क्या करेगी? राष्ट्रपति जो है अनुमति देगी। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालय में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग अधिक कम होता है, तो वहां पे हिंदी का जो है प्रयोग किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी जो है आयोग बताएगा। अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, वह भी जो है आयोग को सौंप दिया जाता है और उसके विचार जो है सुझाव देने के लिए कहा जाता है। कौन कहते हैं? राष्ट्रपति। इसी प्रकार आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। इसी प्रकार क्या है? 10 वर्षों के बाद, पहले 5 फिर 10, ऐसे 5-5 वर्षों के। यह आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन करेंगे, यानी जो अहिंदी जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उनको भी उनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए ही इसके ऊपर काम करेगा आयोग। ओके, आयोग की सिफारिश पर संसद क्या करेगी? एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। समिति क्या करेगी? राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट उसके कुछ अंश को लागू करने के लिए जो है निर्देश देगा, यानी पूरा तो लागू करो या तो उसमें से कुछ अंशों को लागू कर सकते हैं, ऐसा आदेश जो है राष्ट्रपति हमें देगा। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है? तो ये सारी बातें जो है 344 अनुच्छेद में हमें देखने को मिलती है। ओके, अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद है 345। 345 के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार, किसी राज्य का विधानमंडल असेंबली विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकता है, यानी किसी भी भाषा को जो है वह स्वीकार कर सकता है। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाएगा। समझो, यहाँ पे विधानमंडल जो है द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय कर सकता है। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु को किया जाएगा या हिंदी। वैसा अगर नहीं करेंगे तेलुगु, तो वो अंग्रेजी में ही उसका प्रयोग यथावत चलता रहेगा, अंग्रेजी का। इस चीज को यहाँ पे हमको समझाया गया है। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ यूनियन द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य या संघ की सरकार के बीच पत्र आदि राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये कह रहा है कि पत्र व्यवहार जो है, ये जो अनुच्छेद है, पत्र व्यवहार किस तरह से किस भाषा में हो सकता है, यह जानकारी जो है अनुच्छेद 346 के अंतर्गत दिखाई देती है, हमें बताया गया है संविधान में। ओके, आगे देखिए, अगला अनुच्छेद है, काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखिए, अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य किसी जनसंख्या का पर्याप्त भाग चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसा कोई कहता है, कोई संघ कहता है, जो एक विशेष वर्ग की जो बोली है कहेगा कि उस राज्य में हमारी जो बोली है दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तब क्या होता है? इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्देश देगा
कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए, ऐसा जो है राष्ट्रपति कह सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये सब चीजें होती है? तो वो है 347। देखिए, जब किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोग की संख्या अधिक हो, ओके, और वे मांग करे, तो अनुच्छेद 347 के तहत उस भाषा को राज्य मान्यता दी जा सकती है। यही प्रश्न भी बन सकता है, जब किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक हो और वे मांग करें कि उस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाए, यह किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में लिखा गया है? तो वो है 347। दोस्तों, इस चीज को आपको याद रखना है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए कर्नाटक के किसी क्षेत्र में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग अधिक है और वे मांग करते हैं कि तेलुगु को भी सरकारी काम में मान्यता मिले, तब राष्ट्रपति उस क्षेत्र में तेलुगु भाषा को मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। तो इस उदाहरण से जो है आपको ये जो है आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद यानी कार्य के द्वारा कोई उपबंध ना करे, कोई नियम ना करे, तब उस उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी होगी। तो कोई भी नियम नहीं बनाया गया संविधान यानी संसद द्वारा, तब क्या होगा? अंग्रेज यानी न्यायालयों में जो काम होगा, वो कार्यवाहियां होंगी, वो अंग्रेजी में ही होगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों जो है प्राधिकृत ऑथोराइज्ड पार्ट अंग्रेजी में ही होंगे। इसके अतिरिक्त जो नियम नहीं बनाएंगे, तब इसके अतिरिक्त जो ऑथोराइज्ड है पार्ट, वो भी अंग्रेजी में होंगे। वह कौन कौन से? तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे 4 बिंदु दिए हैं, वही कौन कौन से हो गए। ओके, ऑथोराइज्ड होंगे। संसद के प्रत्येक सदन, किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन होंगे, किसी में होंगे? अंग्रेजी में ही होंगे, अगर वह नियम नहीं बनाया जाएगा। इस बात को संसदीय किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश, सभी क्या होगा? अंग्रेजी में होंगे। कब होंगे? जब तक उपबंध ना किया जाए, ओके, न्यायालय में। देखिए, संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम, उपविधियां किसमें होंगे? वो भी अंग्रेजी में ही होंगे। ओके, इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालयों की कार्रवाई के लिए हिंदी भाषा उसे राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत यानी ऑथोराइज कर सकेगा। ओके, पर यह बात उससे न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिग्री या आदेश पर लागू होगी कि न्यायालय क्या कहता है उस पर आधारित होगी। ओके, वो राज्यपाल जो प्राधिकृत कर सकता है, वह जो है उस पर निर्भर होगी, किस पर? न्यायालय की निर्णय और डिग्री पर। ओके, अगला अनुच्छेद है 349। अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया वो देखिए। अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा संबंधित कोई विधेयक संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोई संसद यदि राजभाषा संबंधी कोई विधेयक संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो पहले कहां पे हमें परमिशन मिलनी चाहिए? तो मंजूरी जो है राष्ट्रपति से मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही क्या करेगा? उसे परमिशन देगा संशोधन के लिए। ओके, राष्ट्रभाषा संबंधित विधेयक और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए। तो अनुच्छेद 349 का अर्थ यह है, राजभाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित कोई नया कानून संशोधन संसद सीधे नहीं बना सकती है। सीधा जो है राजभाषा अधिनियम नहीं बना सकते, संशोधन भी नहीं कर सकते, तो उन्हें पूर्व अनुमति जो है राष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी। इसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति भी अनुमति राजभाषा आयोग की सिफारिश, एक आयोग गठित किया जाता है, उस आयोग की सिफारिश और समिति की रिपोर्ट देखने के बाद ही देंगे बेटा, वो भी राष्ट्रपति यूं ही नहीं दे सकेगा। उदाहरण से समझिए, उदाहरण देखिए, मान लीजिए संसद यह प्रस्ताव लाना चाहती है कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में अंग्रेजी को पूरी तरह हटाकर केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा लाना चाहती है, तब अब संसद इस विषय पर सीधे कानून नहीं बना सकती। ऐसा लाना चाहता है, फिर भी वहां पे वो कानून नहीं बना सकता। उससे पहले एक प्रक्रिया होती है। वह कौन सी प्रक्रिया होती है? पहले उसे राजभाषा आयोग विषय पर सिफारिश देना होगा,
फिर संसद की विशेष समिति उन सिफारिशों पर रिपोर्ट बनाएगी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति रिपोर्ट देकर अनुमति देगा। इन जो है प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ेगा, जब जाके जो है संशोधित कर सकते हैं। ओके, अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद है 350। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किन वर्गों पर भैया? देखिए, भाषाई आधार अल्पसंख्यक वर्गों पर, अल्पसंख्यक वर्गों पर आते हैं। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा? अधिकारी को नियुक्त करेगा। इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी? मातृभाषा में दिए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित भी कर दी जाएगी। यही इसके अंतर्गत कहा गया है। सीधे बात से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है। ओके, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में उर्दू भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, मानना है बेटा। ओके, तो क्या ये लोग राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हो जाते हैं, यानी कम भाषा बोलने वाले, क्योंकि वहां मुख्य भाषा क्या है? तेलुगु है। अब क्या करेगा संविधान के अनुसार? देखिए अब संविधान के अनुसार क्या होता है, सरकार ऐसे बच्चों के लिए उर्दू माध्यम के स्कूल कक्षाएं शुरू कर सकती है। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 350 के अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकता है, ताकि वह प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में पढ़ सके, या क्या कर सके? प्राथमिक शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में। ये किन के लिए बात की जा रही? जो अल्पसंख्यक है भाषाएं। ओके, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी भी क्या देखेगा? तो विशेष अधिकारी इन बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल रही है या नहीं वह चेक करेगा। उनके भाषाई अधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं ये भी चेक कर लिया जाएगा। ओके, यह बात हमें 350 अनुच्छेद में देखने को मिलती है। देखिए अगला देखिए, अनुच्छेद 351 क्या कहता है? अनुच्छेद 351 यह कहता है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए संघ का एक कर्तव्य होता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया बेटा? तो यह जो है 351 अनुच्छेद में कहा गया सर, ऐसा आपको उत्तर देना पड़ेगा। ओके, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति, यानी जो है अभी जो समसामयिक जो चल रहा है उस समय संस्कृति के सभी तत्वों अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं में रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, और जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और यहाँ पे गौणता आए अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यानी यहाँ पे अनुच्छेद 351 क्या कहता है? 351 जो कहता है, हिंदी की जो है हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा। संघ का काम होता है कि आवश्यकता के अनुसार हम संस्कृत के शब्दों को ले सकते हैं और अन्य भाषा के शब्द भी ग्रहण कर सके, और जो है हमारी जो समसामयिक संस्कृति है उस तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। इस तरह से जो काम कौन करता है? तो संघ करता है। यह संघ को कौन आदेश देता है? तो अनुच्छेद 351 जो है आदेश जारी की जाती है। दोस्तों देखिए, इस तरह जो है भारतीय संविधान में जो है हिंदी की स्थिति है। भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति है। और आज जो है एक भी राज्य अगर कोई मान्यता यानी मानता नहीं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तब भी राष्ट्रभाषा नहीं बनती। इस तरह का कानून जो है हमें नियम संविधान में देखने को मिलता है। हमने राजभाषा अधिनियम में पढ़ा है, राजभाषा अधिनियम में पढ़ा है इस चीजों को। अगर आप पढ़े नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, वहां पे आपको देखने को मिलता है। यही है दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति। और देखिए हिंदी की संवैधानिक स्थिति भी आप इसे कह सकते हैं। आज का जो है टॉपिक पूर्ण हो गया। यूनिट 1 से संबंधित जो है हम एमसीक्यू तुरंत आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही जुड़ती जाएगा और अपना जो लक्ष्य है वह हासिल करते रहिएगा। ओके।